ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आउटपुट फाइंडिंग क्वेश्चंस के सेट देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आउटपुट निकालना है। सो आई और जे इंटीजर हैं दो और एक एक्सप्रेशन यहाँ लिखी हुई है। एक्सप्रेशन लिखी हुई है यहाँ पर आई इज इक्वल टू जे इक्वल टू 2,3। ठीक, अब इसमें कौन कौन से ऑपरेटर्स लगे हैं? एक असाइनमेंट ऑपरेटर है इक्वल टू और दूसरा है कॉमा ऑपरेटर। और हम जानते हैं कि इक्वल टू ऑपरेटर हैज हायर प्रेसिडेंस ओवर कॉमा। तो यहाँ दो इक्वल टू ऑपरेटर हैं। सो पहले इक्वल टू ऑपरेटर और कॉमा में प्रेसिडेंस इक्वल टू की ज्यादा है। अब इन दोनों में से कौन सा इक्वल टू पहले सॉल्व होगा ये निकालते हैं डायरेक्शन ऑफ सॉल्विंग से, जो कि इक्वल टू की होती है राइट टू लेफ्ट, R2L, राइट टू लेफ्ट। तो पहले जो राइट वाला है ना, ये राइट हैंड साइड पर है हमारे और ये लेफ्ट हैंड साइड वाला है। तो पहले ये वाला सॉल्व होगा। ये सॉल्व होगा तो जे में 2 वैल्यू चली जाएगी क्योंकि कॉमा ऑपरेटर की प्रेसिडेंस कम है। अगर यहाँ ब्रैकेट लगा दिया जाता है ना, तब इसमें 3 जाता जे में। मतलब मेरा ये है कि अगर ये इस तरह से लिखा होता आई इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू और ब्रैकेट में लिखा होता 2,3। अब इसमें जे में क्या वैल्यू जाती 3, क्योंकि ये ब्रैकेट ने इसकी प्रेसिडेंस बढ़ा दी है और ब्रैकेट सॉल्व होगा सबसे पहले, पैरेंथेसिस है ना, सबसे पहले सॉल्व होती है। तो फिर जे में क्या जाता 3 जाता। लेकिन यहाँ पर हमारे गिवन प्रॉब्लम में ब्रैकेट नहीं है, तो इसीलिए जब j इक्वल टू 2,3 एक्सप्रेशन पूरी ये सॉल्व हो रही है तो j में क्या साइन हो जाएगा 2, क्योंकि कॉमा की प्रेसिडेंस कम है, इक्वल टू की ज्यादा है। तो j में 2 चला जाएगा, वही 2 i में चला जाएगा। सो i और j दोनों में 2 आ जाएगा। तो बस ये एक्सप्रेशन सॉल्व हो जाएगी, माइनस माइनस i एंड लॉजिकल एंड j प्लस प्लस। तो पहले माइनस माइनस i सॉल्व होगा। ठीक, तो माइनस माइनस आई, क्योंकि हमारा ये जो लॉजिकल एंड ऑपरेटर है ये बाइनरी है, ये लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेगा। सो माइनस माइनस आई सॉल्व होगा। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिक्रीमेंट होकर के आई हो जाएगा 1। ठीक, और 1 है, 0 तो नहीं है। तो एंड ऑपरेटर के लेफ्ट साइड के एक्सप्रेशन अगर नॉन जीरो है तो राइट साइड भी इवेलुएट होता है। ठीक, इसलिए जे प्लस प्लस भी इवेलुएट होगा। जब नेक्स्ट प्रिंटफ में हम जा रहे होंगे तब तक जे इंक्रीमेंट होकर के 2 से 3 हो जाएगा, पोस्ट इंक्रीमेंट है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आई हमारा इंटीजर वेरिएबल है जो कि एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास भी दी गई है। तो एक्सटर्न इंट आई का मतलब है कि अब आई की जो डेफिनेशन है, ये तो डिक्लेरेशन हो गया, इसको तो बोलते हैं कि डिक्लेरेशन है। ठीक, तो अब जो आई की डेफिनेशन होगी वो कहीं बाहर दी होगी, या एक्सटर्नल का मतलब एक और होता है कि इसकी लिंकेज एक्सटर्नल है। सो लिंकर जब इसको लिंक करेगा तो वो इस कोड में मेन के बाहर या फिर इस प्रोग्राम के बाहर किसी और प्रोग्राम में जो हमारे इस प्रोजेक्ट के साथ होगा उसमें सर्च करता है। लेकिन अभी यहाँ पर मेन के बाहर, अब मेन के बाहर इंट आई कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है। तो ये आई की वैल्यू 40 डिफाइन हो जाएगी। हम इंट आई यहाँ पर भी लिख सकते थे ऊपर, और हम यहाँ भी लिख सकते थे। तो ये भी करेक्ट था अगर नीचे लिखा होता, ऊपर ना लिखा होता और यहाँ होता, ठीक है, तब भी करेक्ट था। पर अभी तो ऊपर दिया हुआ है तो आई की वैल्यू 40 डिफाइन हो गई। ये है डेफिनेशन। और डेफिनेशन और डिक्लेरेशन में क्या एरर, क्या डिफरेंस है? डिक्लेरेशन में स्पेस रिजर्व नहीं होता है, स्पेस इज नॉट रिजर्व्ड। ठीक, जबकि डेफिनेशन में स्पेस रिजर्व, मेमोरी स्पेस रिजर्व होता है। जब मेमोरी स्पेस रिजर्व होगा तभी तो उसको 40 वैल्यू स्टोर करने की जगह मिलेगी, तभी उसमें 40 स्टोर हो पाएगा। ठीक, तो अब जब हम इसके अंदर जाते हैं 40 है, चलिए अब यहाँ पर देखें मेन के अंदर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डू, है ना, डू लूप चलाया है। प्रिंटफ %d i प्लस प्लस। अब i प्लस प्लस यहाँ पर i क्या प्रिंट हो जाएगा, i नॉन इंक्रीमेंटेड वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब होता है यूज देन चेंज। तो जहां पर ये लिखा है वहां पर इसको पहले यूज कर लिया जाएगा, और जब वो लाइन चेंज हो रही है तो उस समय फिर ये अपडेट होगा, यानी चेंज होगा, है ना। जब हम एक लाइन से दूसरी लाइन में कंपाइलर जा रहा होगा तब ये चेंज होगा। तो यूज पहले हो जाएगा। तो यूज कौन सी वैल्यू हो जाएगी 40, तो स्क्रीन पर तो 40 प्रिंट हो गया पहले ही। ठीक, फिर जब इस प्रिंटफ वाले स्टेटमेंट के बाद आगे एग्जीक्यूट करने जाएगा, मीन वाइल इसकी जो आई की वैल्यू है वो अपडेट हो जाएगी। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 41 हो जाएगी। फिर वाइल में जाएगा। अभी वाइल में जाएगा यहाँ पर, तो ध्यान से देखिए वाइल में भी एक कॉमा ऑपरेटर का रोल है। इस वाइल एक्सप्रेशन का रिजल्ट कितना है, कॉमा ऑपरेटर का रिजल्ट होता है राइट मोस्ट एक्सप्रेशन।
सो 5,4 और कॉमा ऑपरेटर लेफ्ट टू राइट सॉल्व होते हैं। कई सारे कॉमा लगे हैं ना, 1 2 3 4 5 बार कॉमा लगे हैं, तो सबसे पहला लेफ्ट वाला कॉमा सबसे पहले सॉल्व होगा, क्योंकि कॉमा ऑपरेटर हमारा लेफ्ट टू राइट सॉल्व होता है। L2R डायरेक्शन ऑफ सॉल्विंग है, जिसको एसोसिएटिविटी भी बोलते हैं कॉन्सेप्ट में, वो लेफ्ट टू राइट चलेगा। तो सबसे 5,4 जब सॉल्व होगा तो रिजल्ट हो जाएगा 4, फिर 4,3 सॉल्व होगा, रिजल्ट हो जाएगा 3, फिर 3,2 सॉल्व हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा 2। हर बार जो राइट एक्सप्रेशन होगी वही रिजल्ट होती है कॉमा में। फिर 2,1 सॉल्व होगा, रिजल्ट हो जाएगा 1, फिर 1,0 सॉल्व हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा 0। सो इस पूरी एक्सप्रेशन व्हाइल के अंदर जो ये लिखी हुई है ना, इसका रिजल्ट क्या है एक्चुअली में 0। तो व्हाइल 0 का मतलब लूप फेल हो गया। लूप फेल हो गया, हम लूप से बाहर आ गए, तब तक 40 स्क्रीन पे प्रिंट हो चुका है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, लूप से रिलेटेड है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हम डायरेक्ट भी इसका आंसर बता सकते हैं। एक नेस्टेड लूप है, x की वैल्यू 5 से लेकर के 1 तक जा रही है, ठीक, और y की वैल्यू क्या है 1 से लेकर के x तक जा रही है, और ये अंदर वाले लूप में y लिखा है, ठीक, और ये पूछ रहा है कि y कितने बार प्रिंट होगा, हाउ मेनी टाइम्स y विल बी प्रिंटेड, राइट। तो ये प्रिंटफ स्टेटमेंट जितनी बार चलेगा उतनी बार y प्रिंट होगा। तो प्रिंटफ स्टेटमेंट कितने बार चलेगा ये कैसे पता चलेगा? तो बाहर वाला लूप कितने बार चल रहा है बेटा 5 टाइम्स, और अंदर वाला लूप चल रहा है x टाइम्स, राइट। अंदर वाला लूप चल रहा है x टाइम्स, यानी पहली बार में वो चलेगा अंदर वाला लूप 5 टाइम्स, अगली बार में जब बाहर वाला 4 हो जाएगा तो वो भी 4 टाइम चलेगा। जब बाहर x की वैल्यू 5 थी तो अंदर वाला 5 टाइम्स चलेगा। जब बाहर x की वैल्यू 4 हो जाएगी, x की वैल्यू 4 है, सपोज ये x है और ये y वाला लूप है, तो ये कितने बार चलेगा 4 टाइम्स। तो 5 + 4 9, इस तरह से 3 2 1, और ये फिर खत्म हो जाएगा, तो टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि x कहाँ तक चलेगा 1 तक जा रहा है। तो जितने भी ये नंबर है सबको जोड़ दें, सबको जोड़ने से क्या बनता है 5 + 4 + 3 + 2 + 1। इसका जो आंसर है वही हमारा आंसर है, 5 + 4 9 + 3 12 2 14 + 1 15। ठीक है ना। इसका एक और आंसर हम बना सकते थे, कैसे? एक हमारा होता है ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये, इस तरह से, सो n × n + 1 / 2, राइट, इस तरह से बना सकते हैं। n की वैल्यू कितनी 5, सो 5 × 6 / 2, वो भी 15 ही आएगा, ठीक, इस तरह से। और वो लूप वाले नेस्टिंग को आप सॉल्व करिए। दूसरे क्वेश्चन में जाएं, यहाँ पर भी देखें कुछ किस तरह से वैल्यूज आ रही। तो j की वैल्यू 1, k की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 5 है। तो आउटर लूप में i की वैल्यू 1 से लेकर के n तक चल रहा है। चलिए इसको ट्रेस करते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या पैरामीटर्स हैं जो बदल रहे हैं? एक हमारे पास है i, राइट, दूसरा हमारे पास है j, और तीसरा हमारे पास है k। ठीक, 3 वेरिएबल दिए हुए हैं, तीनों को ट्रेस कर लेते हैं। तो i की वैल्यू, बाहर वाला लूप चल रहा है ना, बाहर वाला लूप चल रहा है, n की वैल्यू 5 है, सो i की वैल्यू एक बार 1 होगी, एक बार 2 होगी, एक बार 3 होगी, एक बार 4 होगी, और एक बार 5 होगी। इस तरह से i की वैल्यू चलती रहेगी। अब j की क्या वैल्यू है ना, इसी पर बेस्ड है सारा। i की वैल्यू एक बार 1 होगी, फिर 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी और 5 होगी, इस तरह से। अब j की इनिशियल वैल्यू क्या है 1, सबसे पहले k की वैल्यू भी 1 है, सबसे पहले k की वैल्यू 1 है तो printf चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले printf चल गया तो k की वैल्यू 1 ये आउटपुट में जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। जो भी k की वैल्यू है वही हमारा printf में है, तो इसलिए वही आउटपुट भी है। ठीक, अब j में क्या हो जाएगा, j में पहले से 1 गिवन था और j + 1 इंक्रीमेंट हो गया है, तो j की वैल्यू 2 हो गई है। ठीक, फिर i इंक्रीमेंट होकर के 2 हो गया, फिर अंदर गए, सॉरी, पहले j की वैल्यू 2 हो गई, यहाँ पर j की वैल्यू 2 हो गई, फिर नेक्स्ट में अभी k की वैल्यू इंक्रीमेंट होनी बाकी है। तो k की वैल्यू कितनी हो गई, k = k + j है। अब j की वैल्यू 2 है तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक, ये सारे पूरा बॉडी बॉडी लूप की बॉडी चल पड़ी, एक बार हो गई पूरी। अब i की वैल्यू यहाँ से आगे बढ़ेगी, 2 हो जाएगी, फिर अंदर जाएंगे, तो ये जो 3 वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी पिछले लूप में, लास्ट में जो k की अपडेटेड वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक, ये हो गई प्रिंट, आउटपुट हो गया। अब फिर लूप के अंदर जा चुके हैं, j की नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, j की वैल्यू अब की बार इंक्रीमेंट होकर के 3 हो जाएगी, और k की वैल्यू अपडेट हो गई, तो पुरानी k की वैल्यू 3 थी, उसमें 3 और ऐड हो गया, 6 हो गई। ठीक, अब जब लूप हमारा i की वैल्यू 3 पर जाएगा तब ये प्रिंट हो जाएगा। फिर j की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर के 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और k अगली बार जब बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 + 6
10 हो जाएगा। फिर लूप आगे जाएगा, आई की वैल्यू 4 के लिए चलेगा और प्रिंटफ में इसको 10 प्रिंट कर देगा। ठीक, प्रिंट करने के बाद जे की वैल्यू फिर बढ़ेगी, जे की वैल्यू हो जाएगी इस बार 5, जे की वैल्यू 5 हो जाएगी और के की वैल्यू उसमें ऐड हो जाएगी, ये हो जाएगा 15। ठीक, और आई की वैल्यू हो जाएगी 5, 5 के लिए लूप अंदर जाएगा और ये 15 अब प्रिंट होगा। जब लूप में अंदर जाते हैं ना तब प्रिंट होता है। आई की वैल्यू 5 के लिए हम अंदर चले गए, जे की वैल्यू आगे बढ़ गई, जे की वैल्यू तो चलो 6 हो गई और के की वैल्यू भी बढ़ गई, 15 + 6 21 हो गई के की वैल्यू। ठीक है ना, यहाँ तक भी जाएगा, 21 हो जाएगी। अब आई की वैल्यू हो जाएगी 6 और जैसे ही आई की वैल्यू अपडेट होकर 6 होगी लूप फेल हो जाएगा, तो ये 21 प्रिंट नहीं होगा, बस 15 तक रहेगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर जो है ये एक ऑपरेशन लगा हुआ है, वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू लेफ्ट शिफ्ट 1। अब मैंने बताया आपको कि लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है, x लेफ्ट शिफ्ट y का मतलब होता है x इंटू 2 to the पावर y। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है वैल्यू। ठीक, सो वैल्यू का मतलब कितना है, यहाँ पर देखें वैल्यू लेफ्ट शिफ्ट 1 का मतलब कितना होगा, वैल्यू इंटू 2 to the पावर 1, यानी कि हर बार जो वैल्यू की, जो भी वैल्यू वेरिएबल के अंदर वैल्यू है ना, वैल्यू की वैल्यू है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रही है बस। ठीक, तो सबसे पहले जब अब n की वैल्यू कितनी है 45 है, तो लूप कब तक चलेगा, जब तक कि हमारा जो वैल्यू है वो 45 ना हो जाए, फिर ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा जब 45 से बड़ा हो जाएगा, है ना, और वो बड़ी वैल्यू ही प्रिंट हो जाएगी। सो 2 की जो हम रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, है ना, 2 सबसे पहले वैल्यू क्या हो जाएगी 2 होगी, फिर कितनी होगी 2 2 ज़ा 4, फिर 4 2 ज़ा 8, 16, 32, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही 32 का 64 होगा, 64 जब वैल्यू की वैल्यू होगी तो लूप फेल हो जाएगा, लूप फेल हो जाएगा, बाहर आ जाएगा और वही वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 64। ठीक, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में यहाँ पर पहली बात तो हम ये देखते हैं कि आई का एक लूप है व्हाइल का और उसके अंदर एक और व्हाइल लूप है जे पर। अब एक चीज तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जे के अंदर जे को अपडेट करने वाला कोई एक्सप्रेशन नहीं है, यानी जे प्लस प्लस या जे इज इक्वल टू जे प्लस 1 या जे इज इक्वल टू जे माइनस 1, इस तरह से अपडेट करने का कोई स्टेटमेंट नहीं है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी। आई को अपडेट करने का स्टेटमेंट तो है। तो अब इसके इस नॉलेज के साथ इसके अंदर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 0, ठीक है, आई की वैल्यू 0 यहाँ गई, 0 लेस देन 2 ट्रू हो गया, अंदर चले गए। एक्स एक लेबल है, हम कहीं भी किसी भी स्टेटमेंट के आगे इस तरह से कोलन लगा करके कुछ भी लिख सकते हैं, वो लेबल बन जाएगा, उसमें कोई एरर नहीं है, लेबल हमारा गो टू से एग्जीक्यूट होता है। तो आई की वैल्यू आई प्लस 1 हो जाएगी, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी इस लाइन से। फिर गए अंदर, जे लेस देन 3 है तो 0 है जे की वैल्यू, 0 लेस देन 3 ट्रू हो जाएगा, अंदर जाएगा, क्या कर देगा लूप प्रिंट कर देगा, आउटपुट में प्रिंट कर देगा LOOP। फिर जाएगा गो टू एक्स। अब जैसे ही कंपाइलर ने गो टू एक्स देखा, वो डायरेक्ट एक्स को ढूंढेगा, उसके अंदर चला जाएगा। अब ये आई की कंडीशन टेस्ट करने का मतलब ही खत्म हो गया, तो इसलिए लूप कभी फेल ही नहीं होगा। हर बार ऐसे ही एक्स में जाएगा, आई की वैल्यू बढ़ा देगा, आई की वैल्यू 1 थी, अब की बार आई की वैल्यू 2 हो गई। भले ही आपकी कंडीशन में लिखी है कि आई की वैल्यू जो है वो 2 से कम होनी चाहिए, लेकिन जब कंडीशन टेस्ट होने ही नहीं दे रहा है लेबल की वजह से, गो टू एक्स में वो डायरेक्ट यहाँ आ जा रहा है, आई की वैल्यू 2 हो गई, 2 हो गई, फिर अंदर गए, जे तो अपडेट हो ही नहीं रहा है, जे तो 0 का 0 ही बना है, ये कंडीशन भी हमेशा ट्रू है, फिर से लूप प्रिंट हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ जैसे ही आएगा लूप प्रिंट होने के बाद, फिर लिखा है गो टू एक्स, फिर कहेगा ऊपर चलो एक्स पर, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 3, फिर अंदर जाएगा, जे तो अपडेट हो ही नहीं रहा, जे में 0 ही है, 0 लेस देन 3 है, ट्रू है, फिर अंदर जाएगा, प्रिंटफ से प्रिंट करेगा, फिर लूप प्रिंट करेगा, और इस तरह से ये प्रिंट करता रहेगा, इनफाइनाइट टाइम्स लूप प्रिंट करेगा। अब एरे पर कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो इसके इंडेक्स से रिलेटेड है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इंट ARR ये क्या है, ये है एरे की डेफिनेशन। कैसा एरे है ये एरे है 1D एरे, 1 डायमेंशनल एरे। ठीक, अब 1 डायमेंशनल एरे को जब हम डिफाइन करते हैं तो हमें यहाँ पर ये जो साइज का पार्ट है ना, साइज यानी कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैक्सिमम इसमें रह सकते हैं, वो कंपलसरी है। 1D एरे
और क्योंकि ये इनिशियलाइज नहीं किया, अगर आप इनिशियलाइज करते तो कंपाइलर काउंट कर लेता, जितने एलिमेंट है उसके हिसाब से वो मेमोरी साइज डिफाइन कर देगा, क्योंकि ये डेफिनेशन है, ये डिक्लेरेशन नहीं है। इसमें हम बता रहे हैं कि ARR नाम का एक एरे वेरिएबल है, इसमें इंटीजर एलिमेंट्स आ सकते हैं, लेकिन हमने ये नहीं बताया कितने इंटीजर एलिमेंट्स आ सकते हैं, इसीलिए कंपाइलर इसको कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं कर पा रहा है। और जब मेमोरी एलोकेट ही नहीं कर पा रहा लेकिन ऑपरेशन डेफिनेशन है, तो ये कंट्राडिक्शन हो गया। तो इस वजह से 1D एरे without initialization must have size value, राइट। ये साइज वैल्यू देना यहाँ पर मस्ट है, मतलब कि यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमको कि इंट ARR 5, 10, 50, 15 कुछ भी यहाँ पर, लेकिन एक नंबर देना पड़ेगा, है ना। स्टैटिक है एरे डेटा स्ट्रक्चर। या फिर हम नंबर ना दें तो क्या करें, हम इसको इनिशियलाइज करें। यहाँ पर हमने साइज नहीं दिया पर हमने इनिशियलाइज कर दिया कि 1, -3, 2, 4 इस तरह से कुछ नंबर्स हैं, तो कंपाइलर काउंट कर लेगा 1, 2, 3, 4 एक इंटीजर को जितनी स्पेस चाहिए 4 इंटीजर मल्टीप्लाई हो जाएगा, उतनी स्पेस ARR को मिल जाएगी। पर यहाँ पर एरर है क्योंकि आपने साइज नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ARR में है 1, 2, 3, ठीक है। तो हमारे पास एक ऐसा ARR है, ARR नाम का एरे है, इनिशियलाइज किया हुआ है, ये 1 है वैल्यू, ये 2 है वैल्यू और ये 3 है, ठीक। फिर कह रहा है ARR 0, 1, 2 में 10। अब यहाँ पर फिर से कॉमा ऑपरेटर अपना रोल प्ले करेगा, तो ARR 0, 1, 2 इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ARR 2, क्योंकि कॉमा ऑपरेटर लेफ्ट से राइट की तरफ चलेगा और जो राइट मोस्ट एक्सप्रेशन होगी वही इसका रिजल्ट होगी, तो इसीलिए इसका मतलब ये है ARR 2। इसका मतलब है ARR 2 में 10 डाल दिया है, पहले क्या डाला हुआ था 3, अब यहाँ 10 डाल दिया तो ये 3 ओवर राइट हो जाएगा, इसकी जगह 10 आ जाएगा, ठीक। क्योंकि ये क्या है, ये 0th इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है ना, और ये 2 है, तो ये है ARR 2, ARR 1 और ये है ARR 0। तो ARR 2 में 10 डाल दिया, फिर वहीं प्रिंट कर दे रहे हैं, तो 1, 2, 10 प्रिंट हो जाएगा। कॉमा ऑपरेटर की वजह से ये सब हुआ है। देखिए यहाँ पर एक बार फिर से कॉमा ऑपरेटर लगा है, अब इस बार भी वही होगा, है ना, इस बार भी वही होगा, जो ऊपर था एकदम सेम है, लाइन में देखिए आप मैच करा लीजिए, वही एरे यहाँ पर भी है, वही एरे यहाँ पर भी है, बस प्रिंटफ थोड़ा सा बदल गया है। तो अब ARR 0 में तो वही प्रिंट होगा 1, वो ऊपर भी वही था। अब ये क्या लिखा है 1 ARR। अब ये देखिए किसी भी 1 डायमेंशनल एरे के अंदर इंडेक्स और एरे का नेम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब कि 1 ARR इज सेम एज ARR 1। और ये बात कहाँ से आती है, ये बात आती है पॉइंटर रिप्रेजेंटेशन से, क्योंकि अगर हमें यहाँ पर ऐसा लिखना होता है ना कि ARR प्लस I, ऐसा लिखते हैं, किसको लिखते हैं ऐसा, ARR I को, ठीक। ARR I को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एस्टेरिस्क ARR प्लस I, ठीक। और यहाँ पर अब ये ARR प्लस I है तो हम इसको फिर ऐसा भी लिख सकते होंगे I प्लस ARR, है ना, और इसी वजह से इसको हम I ARR भी लिख सकते हैं। ये एकदम करेक्ट है, जैसा ये करेक्ट है उतना ही ये करेक्ट है, ठीक। ये इसका रीजन है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा 1 ARR का, जो ARR 1 का है, यानी कि 2, ये सेकेंड एलिमेंट, ठीक। नेक्स्ट देखें लास्ट क्वेश्चन। ARR के अंदर क्या है, 4 एलिमेंट्स गिवन है, 4 एलिमेंट्स गिवन है यहाँ पर, ठीक। 4 एलिमेंट दे देते हैं इसको, 1, दूसरा एलिमेंट है 2, फिर है 3 और 4, ये एरे है, तो ये एरे 0 है, ये 1 है इंडेक्स, ये 2 है इंडेक्स और ये 4 है इंडेक्स, ठीक। कुछ इसका एड्रेस होगा, सपोज ये 632 है 1 का, है ना, ARR 0 का एड्रेस 632 है, मान लिया 2 बाइट लेता है तो 634 है, 636 होगा और 640 होगा, 4 है, हर एक एरे एलिमेंट 2-2 बाइट ले रहा है, तो पहला एलिमेंट 632, 633, फिर 634, 635, 636, 637, 640, 641, इस तरह से एड्रेसेस होंगे। तो अब यहाँ प्रिंटफ में क्या लिखा है, साइज ऑफ एरे डिवाइड बाई साइज ऑफ एरे 3, यानी कि यहाँ पर तो पूरे एरे का साइज है, तो ये जो साइज दिखाएगा यहाँ पर ये है कंप्लीट एरे का साइज,
अब यहाँ पर ये मत समझ लीजिए कि एरे का नेम पास किया है और एरे का नेम पहले एलिमेंट का एड्रेस कंटेन करता है तो जो पहले वाले का साइज इंटीजर हो जाएगा, नहीं। इसका मतलब है साइज ऑफ कंप्लीट एरे। तो इसका मतलब हो गया हमारे में कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है। एक एलिमेंट सपोज इंटीजर 2 बाइट लेता है, इंटीजर टेक्स 2 बाइट्स, तो पूरे एरे का साइज कितना होगा? 8 बाइट्स, ठीक। डिवाइड बाई ये हो गया साइज ऑफ एरे 8 बाइट्स, ये वाला। और नीचे वाले का मतलब क्या है? जो डिनोमिनेटर में है, ये कह रहा है एरे 3। एरे 3 कौन सा है? एरे सॉरी 0 1 2 ये 3 होगा, 4 कहां से हो गया? एरे 3 मतलब 4th एलिमेंट का साइज। 4th एलिमेंट एक इंटीजर है जो कि 2 बाइट ले रहा है, क्योंकि सारे इंटीजर 2 ले रहे हैं तो वो भी 2 बाइट ही लेगा। तो 8 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 4। कई एल्गोरिथम्स में अगर हमें पहले से पता ना हो कि एरे का के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो हम इससे ये भी निकाल सकते हैं। अगर हमें ये पता हो कि ओवरऑल एरे का साइज कितना है और एक एलिमेंट का साइज कितना है, तो वी कैन फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द एरे, इस तरह से। ओके, थैंक यू।